तो ये था एक स्केल से जो जो हो सकता था वो हमने देखा। ठीक है, एक स्केल से प्रतिबल निकाल सकते हो, सिंपल पेंडुलम में एक रॉड यूज होता था या एक स्केल बनाए थे। अब हम लेंगे कि अगर हमें दो या कई रॉड दे दी जाए तो क्या होगा। तो हमें यहाँ दो अलग अलग रॉड दी गई जिनकी लेंथ है L1 L2 और रेखीय प्रसार गुणांक है α1 α2। आपसे पूछा गया है कंबाइंड रॉड का अल्फा बताइए, रेखीय प्रसार गुणांक। कंबाइंड रॉड, इंग्लिश को मैंने हिंदी में लिखा है। आप लोग हिंदी को इंग्लिश में लिखते हो ना व्हाट्सएप मैसेज करने में, उसको हिंग्लिश बोलते हैं, जानते हो। हिंदी को इंग्लिश में लिखना हिंग्लिश। तो हम लोग तो इंग्लिश को हिंदी में लिख रहे हैं, बताना इसको क्या कहा जाए, कमेंट में बताना कि इसको कौन सी लैंग्वेज कही जाए। कंबाइंड रॉड का अल्फा। तो देखो, जब भी जो निकालना हो उसका फार्मूला सोचा करो। अल्फा का फार्मूला क्या होता था, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप परिवर्तन। तो जब भी वो आपसे अल्फा पूछेंगे ना, आपको कुछ ना कुछ ताप परिवर्तन लेना पड़ेगा। इस सवाल में मैंने क्या ताप परिवर्तन दिया है? नहीं दिया है, लेकिन फार्मूले में तो चाहिए। तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि माना कि इस रॉड में, इस कंबाइंड रॉड में हमने डेल्टा टी का ताप परिवर्तन किया। इसको डेल्टा टी लो या डेल्टा थीटा लो, जो ले सकते हो, ताप के लिए लेना है। तो अगर डेल्टा टी हमने ताप को बढ़ाया, कोई ना कोई करोगे, और अगर साइन नहीं दिया है तो कैसा लेके चलते हो, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब बढ़ा। तो अगर हमने ताप बढ़ाया तो पहली रॉड की लंबाई कितनी बढ़ेगी, ये था आपका दूसरा फार्मूला। क्या था, डेल्टा एल बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा, यानी उसकी प्रारंभिक लंबाई, उसका रेखीय प्रसार गुणांक और ताप में परिवर्तन। पन्ना पलट के देखिए, ये पहला फार्मूला पढ़े हो, ये दूसरा। तो हमने क्या माना, सबसे पहले लिखा जो निकालना है उसका फार्मूला। ये कह रहा प्रारंभिक लंबाई बताओ, लंबाई में परिवर्तन बताओ पूरे रॉड के, अकेले का नहीं, पूरे का, और ताप परिवर्तन बताओ। हमने देखा कि यहाँ बाकी तो चीज़ें दी थी, ताप परिवर्तन दिया नहीं था। ताप परिवर्तन हमने खुद से माना। हम लिखेंगे, 11th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, कि माना कि इस रॉड के ताप में डेल्टा टी का परिवर्तन किया गया, तो पहले की लंबाई में वृद्धि कितनी हुआ, प्रारंभिक लंबाई प्रसार गुणांक गुणे ताप परिवर्तन। दूसरे की लंबाई में वृद्धि, सब कुछ ऐसे ही कॉपी कर लो, L2 α2 डेल्टा टी। तो टोटल कंबाइंड रॉड के लंबाई में वृद्धि क्या होगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो अगर हमें डेल्टा एल टोटल मिल गया, एल टोटल हमें पता ही है, डेल्टा टी हमने माना ही था, तीनों को रख दो, अल्फा मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, अल्फा कंबाइंड कितना होगा, डेल्टा एल टोटल यानी कि इन्हीं दोनों को जोड़ के कितना कितना, L1 α1 डेल्टा टी, L2 α2 डेल्टा टी अपॉन नीचे प्रारंभिक लंबाई किसकी, कंबाइंड की। कंबाइंड की प्रारंभिक लंबाई क्या है, L1 प्लस L2 इंटू डेल्टा टी। तो इसको रटिए मत, इसको समझिए आप कि कभी भी किसी केस का आपको अगर अल्फा निकालने को दिया जाए तो उसके लंबाई में परिवर्तन लो और प्रारंभिक लंबाई और डेल्टा टी से भाग दे दो, हमें अल्फा उस सिस्टम का मिल जाएगा। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि ये काम करते समय वो ताप परिवर्तन नहीं दिए रहते हैं, वो हम शुरू में खुद से लेंगे कि हमने ताप बढ़ाया, अब ताप के बढ़ने पे क्या क्या हुआ वो चीज़ें चेक करेंगे। समझ गए। तो ताप के बढ़ने से पहले की लंबाई कितनी बढ़ी, निकाले, दूसरे कितनी बढ़ी, निकाले, टोटल कितनी बढ़ी, वो टोटल ऊपर रख दो, ये टोटल का मिल जाएगा। अब देखोगे ये डेल्टा टी दोनों में है, ये α1 है, डेल्टा टी दोनों में है, डेल्टा टी कॉमन लोगे, ऊपर का डेल्टा टी नीचे के डेल्टा टी से कैंसिल,
इतना पहले एक बार पॉज करके नोट कर लो कि मैं ये मिटाऊं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फ़ा कंबाइंड बताओ, तो डेल्टा टी तो कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो क्या आया, L1 अल्फ़ा 1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 अपॉन L1 प्लस L2। तो ये आपका फार्मूला है। ऐसे ही कई सारी रॉड का अगर मैं पूछूं कि अल्फ़ा नेट बताओ, तो बस यही करोगे, क्या, L1 अल्फ़ा 1, L2 अल्फ़ा 2, L3 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट जितनी भी होंगे, और ऐसे नीचे क्या, L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट, हो जाएगा। तो ये फार्मूले के तौर पे सीधे यूज़ कर लोगे। अब ये सब काम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं करोगे, आप सीधे ये फार्मूला यूज़ करोगे। कब, जब दोनों रॉड एक लाइन पे जुड़ी हैं। अब अगर आपसे सवाल में कहते हैं कि सबकी प्रारंभिक लंबाई सेम है, L1 बराबर L2 बराबर L0, अगर सबकी लंबाई सेम होती तो ऊपर भी रखते L0 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 L0, नीचे भी रखते L0 L0। कितनी बार, मान लो मैं रख रहा हूँ n बार, तो क्या होगा, बताओ आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगर सबकी जगह n है और n सबकी लंबाई L0 है, तो अब अल्फा मिक्सचर, ये अल्फा नेट क्या होगा। मुझे बार बार कैमरा देखना पड़ रहा है, अभी मैं अकेले हूँ तो, कि रिकॉर्डिंग तो हो रही है, पता चला मैं पढ़ाता जाऊँ उसमें कुछ रिकॉर्ड ही ना हो। अभी एक बार ऐसा हो चुका है। सबकी लंबाई L0 है, तो L0 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ऊपर से मैंने L0 कॉमन लिया। हम लोग अल्फ़ा नेट सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ बचा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, कहाँ तक, n तक। नीचे L0 प्लस L0 प्लस L0 कितनी बार, n बार, तो अगर n बार है तो उसको आप सीधे n से गुणा करके लिख दो। कोई चीज़ n बार जोड़नी हो तो सीधे n से गुणा कर दो। एक ही चीज़ को बार बार जोड़ना यानी सीधे उस संख्या से गुणा करना। 5 5 5 5 4 बार जोड़ के 20 करो, या सीधे 4 से गुणा करके 20 कर दो, तो वही कर दिए। L0 से L0 कैंसिल, तो हमें क्या मिला, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा n अपॉन n। बायो वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। मैथ वाले बच्चे बताएं कि इसको वो कुछ कहते हैं क्या। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़े हो गए ना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, उसमें इसको कुछ कहते हैं क्या, सबको जोड़ के उस संख्या से भाग देने को। यही अल्फ़ा का नेट आया है। इस फार्मूले को, इन तीनों को आप लिख लो दोनों को, और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर आपको जो दो रॉड लंबाई के समांतर जोड़े गए थे, अगर ये सामने जोड़ के दे दिए जाएं, तो इसको हिंदी में द्विपट्टी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। द्विपट्टी कहते हैं हिंदी में। दो पट्टियां या दो मेटल की पत्ती लिए हो और उनको चिपका के वेल्डिंग करके, वेल्डिंग में किसी और मेटल का नहीं यूज़ करते, यही दोनों रहेंगे, और चिपका के रखे हो। जैसे मान लेता हूँ कि ये वाला बना है लोहे का, ये बना है एल्युमिनियम का, ठीक है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। और हम ये मान लेते हैं, ये लोहा एल्युमिनियम नहीं लेते, ये तो स्पेसिफिक हो जाएगा ना। मैं मान लेता हूँ ये है मेटल ए का और ये है मेटल बी का। तो हम ये मान लेते हैं कि अभी जो हमने स्ट्रिप ली है उसमें ये है मेटल ए की, ये है मेटल बी की, और आपको दिया है, चूंकि दोनों अलग अलग मेटल के बने हैं, कि ए वाले का देखिए प्रसार गुणांक बी वाले से ज़्यादा है। और ये किस ताप पे दोनों जोड़े गए थे, ये जोड़े गए हैं T0 टेम्परेचर पे। तो T0 टेम्परेचर पे दो बराबर लंबाई की पट्टी काटे
और उन दोनों की लंबाई L नॉट थी, ये दोनों को वेल्डिंग करके जोड़ दिए। तो एक कोल्ड वेल्डिंग होता है। कोल्ड वेल्डिंग में क्या होता है ना, हम इतना तेज़ दबा देते हैं कि वो चीज़ें चिपक जाती हैं एटॉमिक लेवल पे। तो कोल्ड वेल्डिंग करके इन दोनों को चिपका के हमने एक स्ट्रिप बनाई, लेकिन ये स्ट्रिप अलग अलग मेटल की है। डायग्राम बन गया। अब सवाल है कि अगर मैं ताप को बढ़ाऊं तो इस स्ट्रिप का क्या होगा। तो जिसका अल्फा ज़्यादा है, ताप बढ़ाए हो, अगर अल्फा पॉजिटिव है, अगर वो नहीं दिए हैं तो हम अल्फा कैसा लेके चलते हैं, पॉजिटिव। अगर दोनों का अल्फा पॉजिटिव है और ताप बढ़ाए हो तो दोनों बढ़ेंगे। अब इसमें होगा क्या कि ए का अल्फा अगर ज़्यादा था तो ए ज़्यादा बढ़ना चाहेगा, बी का अल्फा कम है तो बी कम बढ़ना चाहेगा। ये कहेगा खींच के हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये कह रहा नहीं हम कम बढ़ेंगे। तो ये किनारा तो इसके मन का है, ये इसके मन का है, बीच वाले में तो मन इनका नहीं चल सकता कि तुम आगे जाओ हम पीछे रहें। ये तो कॉमन है भैया, इसमें तो दोनों को साथ में रहना है, ये वाला काम तो हो नहीं सकता। तो होता क्या है कि इसको कॉमन वाले को बराबर रखने के लिए ये मुड़ जाते हैं। अगर मैं ऐसे डायग्राम बना दूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये जब मुड़े हुए होंगे तो जो आगे कहीं अगर मुड़ गए हैं ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इनका सेंटर बनेगा, राइट। तो ये आपको पता है ना, अगर कम मुड़ेंगे, अगर कम मुड़े हैं तो इसका मतलब बड़े वृत्त का हिस्सा है, सेंटर दूर है। और अगर ज़्यादा मोड़ दिए इसका मतलब सेंटर पास है। इससे क्या फ़र्क पड़ा सर, अगर कम मुड़ा है तो कम मुड़ने का मतलब रेडियस ज़्यादा होगी, और ज़्यादा घूम गए हैं तो सर्कल छोटा बनेगा, यानी रेडियस छोटी होगी। तो इसको आप हिंदी में लिख लेना, कम कर्वेचर, कम मोड़ का मतलब बड़ी रेडियस, ज़्यादा मोड़ का मतलब छोटी रेडियस। कि आपको तुरंत हिट कर जाएगा जहाँ इसकी ज़रूरत कभी पड़ेगी। तो ये दोनों बना के नोट कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं, तो इसमें पता है जो चाप होता है, चाप होता है एंगल गुणे रेडियस। तो जिसकी रेडियस कम है उसका चाप छोटा होगा, जिसकी रेडियस ज़्यादा है उसका आर्क बड़ा होगा। इसको इंग्लिश में हम लोग आर्क बोलते हैं। तो आर्क इज इक्वल टू एंगल, रेडियन में एंगल इनटू रेडियस करके निकाल लेते हो। तो जिसको कम बढ़ना था वो अंदर रह गया, जिसको ज़्यादा बढ़ना था वो बाहर रह जाता है। तो इसको ऐसे समझ जाइए कि जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी वो बाहर रहेगा, जिसकी लंबाई कम होगी वो अंदर रहेगा। ताप हमने बढ़ाया था, तो ताप के बढ़ाने पे जिसका अल्फ़ा ज़्यादा था उसको ज़्यादा बढ़ना था, और ज़्यादा बढ़ना था, ये सीधे तो ज़्यादा खींच नहीं सकता था, तो ये रॉड को मोड़ देता है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें देखिएगा, उसमें ताप के बदलने पे वो जो रॉड पहले सीधे है वो मुड़ जा रही, पहले सीधे है मुड़ जा रही है। तो वही चीज़ यहाँ होती है। तो अब आप इस पे क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि कौन बाहरी सरफेस बनेगा, कौन अंदर का। ये डायग्राम आप पहले बना लो। तो इसमें ध्यान देना कि जब ऐसा दिया जाता है तो आप समझ गए हो, जिसकी लंबाई ज़्यादा बढ़नी है वो बाहर और जिसकी कम बढ़नी है वो अंदर। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं, ये दबा हुआ है ना, तो इसको हम बोलते हैं कनकेव, अवतल। अवतल दर्पण पढ़े होगे ना, मिरर, और वो लेंस। तो मिरर लेंस में ही कॉन्वेक्स कनकेव होता है। तो ये कनकेव जो दबा हुआ हिस्सा है वो क्या है, कनकेव यानी अवतल। और जो उभरा हुआ है ये क्या है, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स या उत्तल। तो ताप बढ़ाने पर, अब इसको याद करना है, ताप बढ़ाने पर जिसका अल्फा ज़्यादा था वो उत्तल वाला बना, और जिसका कम था वो अवतल वाला बना। क्योंकि जिसकी लंबाई ज़्यादा होनी है वो हमेशा बाहर रहेगा। तो ये बना लो, ठीक है। अब याद इसी को करना, कुछ भी उल्टा आप भी उल्टा कर दोगे। अब उल्टा क्या होगा,
अगर मैं कह दूं कि फाइनल टेम्परेचर टी नॉट से छोटा है, देखो इस वाले पे ना वो बुक्स में भी दिए हैं और क्वेश्चन भी हर जगह पूछे गए हैं, तो अब उल्टा क्वेश्चन आ सकता है। तो उल्टे क्वेश्चन में आप ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि फाइनल टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये बना था टी नॉट उससे कम कर दिए, तो देखो डेल्टा एल का जो फार्मूला होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये तो बस ये बताता है ना कि किसका लंबाई कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा। अगर प्लस रखोगे तो बढ़ेगा, माइनस रखोगे घटेगा, इतने से। तो अभी भी जब टेम्परेचर घटा दिए हो तो दोनों का टेम्परेचर बराबर घटा, दोनों की लंबाई प्रारंभिक लंबाई बराबर थी, तो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा घटेगा। यानी वही है नेचर का लॉ कि ताप बढ़ाने पे जो ज़्यादा बढ़ रहा था, ताप घटाने पे वो ज़्यादा घटेगा, क्योंकि उसका अल्फा ज़्यादा है। तो अल्फा बस बढ़ाने में ही सपोर्ट नहीं करता, जो जितनी तेज़ी से बढ़ेगा उतनी ही तेज़ी से घटेगा। ये नेचर का लॉ है। इसलिए हमेशा मेहनत करके ऊपर चढ़ो, भले धीरे धीरे चढ़ो। उससे होगा क्या, अगर मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर गए रहोगे तो आपके नीचे आने की संभावना कम रहेगी, और जो जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं वो उतनी तेज़ी से ही नीचे आते हैं। ऐसा आप लोगों ने कई बार देखा होगा। चलो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे आपको उपदेश नहीं देना। तो ये पर ध्यान रखेंगे कि अल्फा सिर्फ बढ़ाने के लिए नहीं होता, अल्फा ये बताता है कि बदलाव ज़्यादा होगा। बदलाव ज़्यादा होगा यानी ऊष्मा देंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, ऊष्मा निकाल देंगे तो ज़्यादा घटेगा। तो ए का अल्फा ज़्यादा था तो पहले ए ज़्यादा बढ़ गया, अब तो ए ज़्यादा कम होगा, तो कम होगा। यानी कि जब हमने ताप घटाया है तो ए को यहाँ तक घटना है, बी को यहाँ तक। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में अब किसकी लंबाई अंतिम लंबाई छोटी है, तो अब तो ए ज़्यादा छोटा हो गया ना। बढ़ने पे ए ज़्यादा बढ़ रहा था तो घटने पे ए ज़्यादा घट भी गया, छोटा हो गया। अब अगर ये छोटा हो गया तो क्या अभी भी ये बाहरी हिस्सा बनेगा? नहीं। तो अब ये उल्टा मुड़ेगा, यानी अब जो मोड़ है वो इस तरह हो जाएगा। अब B की लंबाई ज़्यादा है और A की कम है, ठीक है। तो अब A हो गया है अवतल और B हो गया है उत्तल। तो कहानी जस्ट उल्टी हो गई। तो अब सवाल यह आता है कि सर क्या हम दोनों याद करें? तो हम दोनों नहीं याद करेंगे, हम बस एक याद करेंगे कि ताप बढ़ाने पर ज़्यादा वाला उत्तल, कम वाला अवतल। ताप बढ़ाने पर ज़्यादा अल्फा वाला उत्तल, कम अल्फा वाला अवतल, राइट। और ये याद रखेंगे कि अगर ताप घटा देंगे तो हम जो याद किए हैं उसका उल्टा कर लेंगे, बस इतना। अगर ताप घटा तो हमारी कहानी भी उलट जाएगी। अब क्या उल्टेगी? जो पहले उत्तल था वो अवतल हो जाएगा, जो पहले अवतल था वो उत्तल हो जाएगा। तो दोनों को याद करके अपने दिमाग को कंफ्यूज हम क्यों करेंगे, हम ये काम वहां पे कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि ये जो रेडियस है, ये जो जिस वृत्त का ये हिस्सा है जितना ये घूम रहे है, अगर इसकी रेडियस मैं r लूँ तो ये r किस किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है? ये घुमाव किस किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है? तो देखो ये तो आप समझ गए हो ना कि लंबाई में, दोनों की लंबाई में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, दोनों की लंबाई में परिवर्तन जितना ज़्यादा होगा उतना रॉड घूमेगा। अगर दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, जितना ये उतना वो, तो सीधे जाएंगे, उनको क्या दिक्कत है। एक कहेगा मैं कम, एक कहेगा ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा कहेगा ये उतना मुड़ेंगे, ठीक है। और जितना मुड़ेंगे रेडियस उतनी घटेगी। अभी देखे हो, कम मोड़ का मतलब बड़ा वृत्त बड़ी रेडियस, ज़्यादा मोड़ का मतलब छोटा वृत्त छोटी रेडियस। तो जितना मुड़ेंगे रेडियस उतनी छोटी होगी, ये हमें समझ में आ गया। अब मुड़ेंगे कितना? तो पहला उतना मुड़ेंगे जितना इनके अल्फा का अंतर होगा। ए और बी लिखे हो तो ए बी की, ए बी में
को जो भी बड़ा छोटा है उनका अंतर कितना है। ये मैंने ऐसे माइनस इसलिए बनाया है कि जो भी बड़ा होगा छोटे को घटा लोगे, ठीक है। तो इनका अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मुड़ेगा। दूसरा, जितना ताप बढ़ाओगे या घटाओगे उतना मुड़ेंगे। ताप कम बढ़ाए थे तो कम फर्क पड़ा, ज़्यादा बढ़ा दोगे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये उतनी तेज़ी से, ये उतना उसके तुलना में कम। ये बढ़ा 5, ये 2, तो 5 और 2 कितने का अंतर है, 3 का। डबल कर दिए, 5 की जगह 10, 2 की जगह 4, 10 4 कितने का फर्क आया, 6 का। तो जितना ताप बढ़ाओगे उससे और फर्क बढ़ेगा, और फर्क जितना बढ़ेगा ये उतना घूमेगा। तो दूसरा किसके साथ, डेल्टा टी। पहला, इनका अंतर ज़्यादा होने से घुमाव होगा, दूसरा ताप के बढ़ाने से घुमाव होगा, और जितना घुमाव होगा रेडियस तो उतनी छोटी होगी। तो हम याद रखेंगे कि रेडियस प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अल्फ़ा ए माइनस अल्फ़ा बी इंटू डेल्टा टी। डिफरेंस जितना ज़्यादा या ताप में परिवर्तन जितना ज़्यादा, घुमाव उतना ही ज़्यादा, रेडियस उतनी ही कम। तो इससे आप रेडियस की वैल्यू निकाल लोगे और इससे उत्तल अवतल बता दोगे। जो अंदर दबा है वो अवतल, जो बाहर उभरा है वो उत्तल हो जाएगा। तो देखो अभी हम लोग और इस पे पढ़ेंगे लीनियर वाले पे, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा आगे तक आपको समझा दें। तो जैसे हम एक विमीय या एक रेखीय बदलाव देखे हैं ना, ये जो एक रेखा में हो रहा था, ये अगर मैं आपको एक पूरी शीट दे दूं, तो अगर मैं आपको एक ऐसे शीट दे दूं, तो इस शीट में तो लंबाई भी है चौड़ाई भी, तो इस पूरे शीट का जो एरिया होगा ये एरिया भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये हमारा पहले का एरिया है, ये हिस्सा भी बढ़ा, ये हिस्सा भी बढ़ा, और ये हमारा बढ़ा हुआ एरिया है, दोनों साइड में एरिया फैला। तो प्रारंभिक एरिया को ए नॉट लिख रहा और बढ़े हुए एरिया को डेल्टा ए। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल। ये शायद बड़ी ही होगा, वो आप लोग देखते रहना, सुपरफिशियल या एरियल, ठीक है। इसमें किसकी बात होगी, एरिया की। तो जैसे उसमें अल्फा लिए थे, हम यहाँ पे बीटा लेते हैं, और बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वैसे ही बिल्कुल। अब इसके लिए मैं इसलिए याद नहीं करवाता ना, क्योंकि अगर आपको एक याद है तो दूसरा ऐसे ही है। ये क्या होगा, ये होगा कोई पूछेगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा बताओ, तो हम क्या कहेंगे, इकाई आयतन के वस्तु में इकाई ताप परिवर्तन करने पर जो क्षेत्रफल में बदलाव आएगा वही क्षेत्रफल प्रसार गुणांक है। लिख लीजिए, लिखना हो तो, इकाई क्षेत्रफल के वस्तु में इकाई ताप परिवर्तन करने पर, इकाई क्षेत्रफल की वस्तु में इकाई ताप परिवर्तन करने पर जो क्षेत्रफल में बदलाव होगा वही क्षेत्रफल प्रसार गुणांक है, ठीक है। अब इसको अगर उल्टा करें तो हमारा डेल्टा ए कितना आएगा, ये होगा ए नॉट बीटा डेल्टा टी। अगर मैं पूछूं कि ए डेल्टा ए क्या है, तो ए डेल्टा ए क्या था, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए नॉट इनिशियल वाला, और ये है ए नॉट बीटा डेल्टा टी। तो ए नॉट इधर जाएगा तो हमारा ए फाइनल क्या आएगा, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ऐसे निकाल लोगे। ऐसे ही अगर हमें कोई घन दे दिया जाए, या कोई गोला दे दिया जाए, या जैसे हम खुद हैं, हमारी तरह हमारी एक लोहे की मूर्ति बना दो, तो ये जो चीज़ें हैं ये तो त्रिविमीय है,
ये 2D में था, ये किस में है 3D में। तो 3D वाली चीज़ों में पूरा आयतन बढ़ेगा, तो जो ये जहाँ क्षेत्रीय था वहाँ हो जाता है आयतन, और पूरे आयतन को हम अगर देखें तो उसको हम दिखाएंगे गामा से, तो बिल्कुल यही कॉपी होगा। गामा हो जाएगा डेल्टा वी बटे वी नॉट डेल्टा टी, एरिया की जगह आयतन, वॉल्यूम, बीटा की जगह गामा। दूसरे फार्मूले को कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी बराबर वी नॉट गामा डेल्टा टी, या वी फाइनल बराबर वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये जैसे क्षेत्रफल लिखे हो वैसे ही आयतन प्रसार गुणांक लिख के इन तीनों को लिख लो, ठीक है। अब हमें इन्हीं में बदलाव देखना है कि जैसे जैसे लीनियर में देखे थे वैसे क्षेत्रफल में क्या होगा। क्षेत्रफल में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन या तो लीनियर में बनेंगे या आयतन वाले में बनेंगे, क्योंकि आयतन बदलेगा तो घनत्व बदलेगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप इन दोनों के फार्मूलों को भी लिख लो, इतना लिख लिए। अब चलते हैं आगे, अगली हेडिंग लिखिए अल्फा बीटा गामा में संबंध। तो उसके पहले आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में ये आ गया है, इसलिए नोट कर लो इस हेडिंग के बगल में कि जो गामा होता है ना, जैसे मैंने बताया था कि अल्फा ताप के साथ बदलता तो है लेकिन आपके लेवल पे नहीं बदलता। आपके लेवल पे अल्फा सिर्फ किस पे निर्भर करता है, पदार्थ पे। लेकिन गामा जो होता है ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए आपको लेना पड़ेगा। तो गामा का अगर हम ताप के साथ परिवर्तन देखें, गामा के साथ करोगे ना तो कुछ ऐसे जाता है, यानी शुरुआत में क्या कहोगे कि शुरुआत में गामा तेजी से बढ़ता है, बदल रहा है 150-200 के आसपास, काफ़ी तेज़ी से बदलता है। 150-200 केल्विन मतलब समझ रहे हो ना, 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से भी काफ़ी कम है। बहुत ठंडे में जाओगे तो वहाँ ताप बढ़ाओगे तो गामा भी बदलेगा, लेकिन लगभग 400-500 केल्विन पे आने के बाद इसमें बदलाव नहीं होता, अब ये लगभग नियत हो जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए गामा के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे कि गामा पदार्थ पे निर्भर करता है और साथ ही ताप पर भी निर्भर करता है। पदार्थ पर निर्भर करता है और साथ ही ताप पर भी निर्भर करता है, पहली चीज। दूसरी, कम ताप पर गामा का ताप के साथ बदलाव काफ़ी ज़्यादा है। गामा का ताप के साथ बदलाव काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ क्या है ना कि अब गामा नियत नहीं होगा, गामा ताप के साथ बदलेगा। तो जब गामा ताप के साथ बदलेगा तो जैसे अल्फ़ा का मान मैं आपको नियत दे रहा था, वैसा ना दे के मैं कभी कभी, ये अच्छे लेवल के जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन होंगे, तो ये मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा। जब मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा तो लेवल 3 वाले क्वेश्चन में मैं इसका जिक्र करूंगा। बाकी लोगों के लिए बस इतना ही, जो 2 लाइन लिखवाया वो याद रखना। गामा सिर्फ पदार्थ पे नहीं करेगा, अल्फा का पूछेगा, अल्फा बस पदार्थ पे, कि गामा कम ताप पर ताप के साथ बदलता है, ज़्यादा ताप पर वो लगभग नियत हो जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ अच्छे क्वेश्चन में वो क्या करेंगे। अच्छे क्वेश्चन में मान लो मैं आपकी गामा का मान दे दूँ 1.2 इंटू 10⁻⁵, साथ में लिख दूँ T² पर डिग्री सेल्सियस, यानी गामा का ताप के साथ निर्भरता दे दी जाए। और अब आपसे पूछूं कि डेल्टा वी बताओ, तो अब आप वी नॉट गामा डेल्टा टी ये सीधे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर भी ताप है। तो अब हम ये जो डेल्टा वी यानी जो बड़ा था ना, इसकी जगह हम छोटा लेंगे, कि हमने बहुत छोटा सा कोई परिवर्तन किया, और छोटे परिवर्तन के साथ हम वी नॉट गामा और डी टी लिखेंगे। आयतन में छोटा सा परिवर्तन dv। देखो फिजिक्स के लिए बस आप ये समझिए ना कि जो डेल्टा का काम है वही d का है। डेल्टा ये बताता है कि अंतर ज़्यादा है, d मतलब वेरी 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 स्मॉल चेंज, जिसको हम कहते हैं इनफिनिटेसिमली स्मॉल, इतना छोटा जितना छोटा कर सकते थे। तो अगर dv लिखोगे तो ये dt, डेल्टा लिखोगे तो डेल्टा।
तो डी कब लिखते हैं? जब हमारी चीज में बदलाव होने लगे। अगर ये गामा नियत होगा तो जैसे अल्फा वाला गुणा कर लेते थे सीधे, हम गामा को भी सीधे रख के गुणा कर देंगे। लेकिन अगर ये गामा बदल रहा होगा तो हम डी टी लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन सिर्फ या तो जेई मेंस के अच्छे क्वेश्चन में, जेई मेन में ये भी पूछ सकते हैं। आजकल उनका इजी लेवल कुछ भी हो जा रहा। पिछले साल देखोगे प्रतिरोध की कोडिंग पूछ दिए थे कि इस कलर का है, इसका प्रतिरोध बताओ। ठीक है, तो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन बनेंगे जेई एडवांस के, उसमें वो गामा को बदलेंगे। तो मैंने बताया है लेवल 1 और 2 सबको पढ़ना है, चाहे आप बी फार्मा के हो, आप नीट के हो, आप जेई मेन के हो, आप BHU BSc एग्रीकल्चर के हो। जो लेवल 3 होगा वो बस मेन एडवांस का होगा, उस पर मैं लिख दूंगा। तो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो इसमें ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि जब गामा बदल रहा होगा तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये मैथ वाले बच्चों को मैं बाद में कराऊंगा। फिलहाल अभी के लिए हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि गामा ताप के साथ बदलता है जबकि अल्फा ताप के साथ नहीं बदलता। अब हमें पढ़ना है अल्फा बीटा गामा में संबंध। तो एक संबंध तो आपको लोगों को याद होगा 1 2 3 का, लेकिन कंपटीशन में बस उसी से काम नहीं चलेगा। कंपटीशन के लिए पहले ये समझो कि केमिस्ट्री में जो मटेरियल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एमॉर्फस, एक होते हैं क्रिस्टलाइन। तो जो एमॉर्फस होते हैं ना, ये आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक को हम हिंदी में कहते हैं समदिशीय। इसका मतलब क्या होगा कि ये हर दिशा में एक समान बदलाव दिखाता है। क्रिस्टलाइन या जो एनिसो ANISOTROPIC एनिसोट्रोपिक या जो क्रिस्टलाइन होते हैं, ये अलग अलग दिशा में अलग अलग बदलाव दिखाते हैं। इनमें होता क्या है ना, जैसे आप ऐसे समझो कि मान लो एक क्रिस्टल है, उसमें इधर अलग अणु हैं, ये वाले अणु A के हैं, इधर मान लो B के अणु हैं। तो अब आप ये सोचो कि जब हम ताप बढ़ाते थे तो अणुओं के बीच की दूरी तो बढ़ती थी, लेकिन जिस तरह से A के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, क्या उसी तुलना में B की भी बढ़ेगी? B का अपना कुछ अलग रेट होगा, A का अलग रेट होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जिधर A होगा वो अलग रेट से बढ़ेगा, B होगा वो अलग रेट से बढ़ेगा। तो अलग अलग दिशा में बदलाव क्या हो जाएगा? अलग अलग। किसमें? क्रिस्टलाइन में। एमॉर्फस मतलब पूरा लोहा, तो पूरा लोहा है तो दाहिने भी लोहा, ऊपर भी लोहा, पीछे भी लोहा, हर तरफ लोहा है। तो जो लोहे के एटम हैं वो हर तरफ तो बराबर रेट से बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि इधर कोई दूसरा पदार्थ के एटम है, उधर दूसरे पदार्थ के एटम है, तो ये वाला अपने हिसाब से बढ़ेंगे, वो अपने हिसाब से बढ़ेंगे। समझ गए? तो आप यही याद रखोगे, आइसोट्रोपिक मतलब हर दिशा में अल्फा बराबर, एनिसोट्रोपिक मतलब अलग अलग दिशा का अल्फा अलग अलग होगा। तो जैसे ये जो डायग्राम था ना, इसी पे चलते हैं। ये फिलहाल आप बना लिए होगे। इन दोनों के इंग्लिश के वर्ड भी लिख लो, क्योंकि कई बार मैंने देखा है सवाल में वो हिंदी में क्रिस्टलाइन लिख के पूछ लिए हैं, क्रिस्टलाइन। तो ये एनिसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, ये नोट कर लो। तो चलते हैं पहले अल्फा और बीटा में संबंध, और पहले हम क्या लेते हैं? आइसोट्रोपिक। तो देखो, मान लेते हैं कि इस आयत की पहले की लंबाई A है और चौड़ाई B। ये सिर्फ जो रेड वाला मैंने किया है, ये A है, ये B, और आइसोट्रोपिक है और इसका अल्फा दिया है। मैंने ताप में डेल्टा T का परिवर्तन किया। ताप परिवर्तन आप खुद से करते हो। तो परिवर्तन के बाद A का फाइनल मान हो जाएगा A 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब यहाँ तीसरे फार्मूले का आप उपयोग कर रहे हो कि फाइनल बराबर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। हमें निकालना बीटा है, लेकिन हम अल्फा के साथ चलना शुरू किए हैं। ऐसे ही मैं चौड़ाई पूछूं तो फाइनल चौड़ाई हो जाएगी B 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अगर मैं पूछूं फाइनल एरिया बताओ, तो लिख दोगे A फाइनल गुणे B फाइनल। कई जगह लोग इसको स्क्वायर पे, वृत्त, वर्ग पे कराते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले लो। अब A फाइनल B फाइनल का मान रखो तो क्या होगा? A इंटू बी और इसका गुणा, तो ये एक ही चीज को गुणा करना है, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का स्क्वायर लिख सकते हो।
ये नोट करते चलिए साथ में। A इंटू बी क्या है, तो ये A और ये B, यही तो प्रारंभिक एरिया है। तो लिख सकते हो कि अंतिम एरिया बराबर प्रारंभिक एरिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। सही है। और छोटा होने पे पावर आगे आ जाता था, यानी मैं लिख सकता हूं कि A फाइनल बराबर है A नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। हुआ। अभी आप पढ़े हो कि A फाइनल बराबर होता है A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी के। ऊपर जाके देखिए, आप ये फार्मूला पढ़े हो। तो अगर दोनों की तुलना की जाए तो बीटा किसके बराबर है, 2 अल्फा के है। और अगर बीटा 2 अल्फा के बराबर है तो लिख सकते हैं बीटा बराबर 2 अल्फा। ये अब 11th लेवल तक का क्वेश्चन है, या आसान क्वेश्चन में हम इसी का उपयोग करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा करूं, यानी अच्छे लेवल का, तो देखो वो दे देंगे, पहले आप यहाँ तक नोट कर लेना पॉज करके। अगर वो दे देते हैं कि डेल्टा टी बड़ा है, बताएंगे नहीं कितना, बस कह देंगे बड़ा है। तो अगर डेल्टा टी बड़ा दे दिए, अब नोट कर चुके हो ये, अगर डेल्टा टी बड़ा दे दिए तो ये अल्फा भले ही छोटा होता है लेकिन इनका गुणनफल तो बड़ा हो गया। और अगर ये बड़ा हो गया तो पावर को आगे लाके गुणा करने वाला काम नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा कह रहे हैं। तो वैसे में हम क्या करेंगे, अब अगर उन्होंने बड़ा कहा है तो बड़े को तो भैया आगे नहीं ला सकते हो, तो क्या करें, क्या करें, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कितना, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल्टा टी। अब आप जा रहे हो कंपटीशन की तरफ, ये चीज़ लिखिए। तो अब अगर मैं कह दूं कि इसकी तुलना करनी है, तो आप कहोगे कि सर ए नॉट दोनों में है, 1 1 दोनों में है, प्लस प्लस दोनों में है, यहाँ बीटा के साथ डेल्टा टी है, यहाँ ये पूरा टर्म है। तो हम कहेंगे कि इस पूरे टर्म को, यानी 1 के प्लस के बाद इस पूरे को इस पूरे के बराबर कर दो। तो आप लिखोगे क्या कि बीटा डेल्टा टी बराबर है 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। और अगर डेल्टा टी में कैंसिल भी करा दूं एक डेल्टा टी, तो बीटा बराबर होगा 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी के। तो ये आप नहीं पढ़े होगे, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में यूज़ होगा कि बीटा बस 2 अल्फा के बराबर नहीं होगा, ये साथ में जुड़ जाएगा। लेकिन कब जुड़ेगा, जब वो कहेंगे कि डेल्टा टी बड़ा है, 5 डिग्री 10 डिग्री का चेंज नहीं, बड़ा 100 डिग्री 200 डिग्री का चेंज, तो वो नाम नहीं देंगे आपको, मान नहीं देंगे, बस बताएंगे बड़ा है। जब बड़ा है तो ये आप यूज़ करोगे। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, अगर मैं दे दूं कि एनिसोट्रोपिक है, ये सब न्यूमेरिकल पार्ट बता रहा हूँ, इनको आपको याद करना ही रहेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसलिए मैं बस बता रहा हूँ कि इनको याद कर लेना। नेक्स्ट, अगर मैं कह दूँ कि एनिसोट्रोपिक है, तो एनिसोट्रोपिक का क्या मतलब होता था सर, एनिसोट्रोपिक मतलब अलग अलग दिशा में अलग अलग दिशा में अलग अलग। तो इधर वाले को हम ले लेंगे अल्फा 1 की लंबाई किस रेट से बढ़ी, अल्फा 1, चौड़ाई किस रेट से बढ़ी, अल्फा 2। ये डायग्राम एक बार दोबारा बना लीजिए कि एक आयत की लंबाई a है, चौड़ाई b है, लंबाई बढ़ने का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1 है, चौड़ाई बढ़ने का अल्फा 2 है। कोई बच्चा बोलेगा ये तो बराबर होता था, अलग अलग क्यों ले लिए, तो आप बताओगे कि बेटे अलग अलग मटेरियल होते हैं दो तरह के, एक होते हैं क्रिस्टलाइन, एक होते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फस में दोनों बराबर होता है, क्रिस्टलाइन में बराबर नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, चलो कुछ करते हैं। अब मैं पूछूं कि इसकी फाइनल लंबाई बताओ ताप परिवर्तन के बाद, तो अब फाइनल लंबाई होगी a 1 प्लस
अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, क्योंकि इधर वाले लाइन पे अल्फ़ा 1 है। इधर वाले लंबाई का बी फाइनल निकालना होगा तो यहाँ अल्फ़ा 2 लोगे। अब मैं कहूँ फाइनल एरिया निकालो, सब कुछ वही हो रहा, बस गुणा कर दिए हो अलग अलग लेके। तो लिखोगे ए फाइनल गुणे बी फाइनल, गुणा किया जाए तो हुआ ए बी 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। सही है। ये ए बी क्या है, ए बी इसका प्रारंभिक एरिया, तो हम लिख लेंगे कि ए फाइनल बराबर ए नॉट प्रारंभिक एरिया, और इनको गुणा करना है तो करो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू अल्फ़ा 2 डेल्टा टी अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। अब इससे तो अल्फ़ा 1 डेल्टा टी इंटू 1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी, दोनों का आपस में गुणा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डेल्टा टी स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या कहते हैं कि यदि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 छोटे हैं तो इनका गुणा बहुत छोटा होगा। जैसे अल्फ़ा खुद है मान लो 10 टू द पावर -5 में, तो ये है 10 टू द पावर -5, ये है 10 टू द पावर -5, 1 में उतना तक जोड़ो समझ में आता है, दोनों को गुणा कर दिए। तो ये भी 10 टू द पावर -5 में, ये भी -5, तो गुणा करने पे 10 टू द पावर -10 हो गया ना, एंगस्ट्रॉम में चले गए। तो अब 1 में -10 को जोड़ने का कोई मतलब है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देते हैं कि जहाँ दोनों का गुणनफल होगा या 3 का गुणनफल होगा उसको हटाओ। तो जब ये हट जाएगा तो यही दोनों बचेंगे। तो पहले आप पूरा लिखो, लिख के काटोगे। बोलोगे सर पेन की इंक बर्बाद करवा रहे हैं। पहले लिखो और ये कारण बताते हुए काट दो। तो अब यही बचा, तो इसको हम और बढ़िया से लिख लेते हैं। ए फाइनल बराबर ए नॉट 1 प्लस यहाँ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। नीचे जो पुराना फार्मूला ऊपर पढ़े हो वो क्या था, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। फाइनल तो एरिया के लिए बीटा के साथ यही होता है ना, ए नॉट सेम, 1 1 सेम, डेल्टा टी सेम। तो बीटा किसके बराबर है, इसके, यानी बीटा बराबर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। इसको नोट कर लीजिए और यहीं पे लगे हाथ हम लिख देंगे कि अगर 3 विमीय हो तो गामा बराबर होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 के। उसमें यही काम 3 बार होगा, तो हम एक एक पावर वाला ले लेंगे और जिसमें 2 पावर या 3 गुणा होंगे, 3 गुणा वाला अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 वो वाले छोड़ देंगे। तो आप सीधे यूज़ कर सकते हो कि जिस उसमें आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसको डिराइव करो, ठीक है। स्कूल लेवल पे तो पूछेंगे नहीं, ये कंपटीशन में ही पूछेंगे, और कंपटीशन के आसान क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि आपको करना क्या है, बीटा पूछे दोनों को जोड़ दो, गामा पूछे तीनों को जोड़ना है। तो लिख लोगे कि 3 विमीय में गामा कितना होगा, तो तीनों का सम। अब अगर तीनों बराबर होंगे तो 3 अल्फ़ा, तीनों अलग अलग होंगे अलग अलग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये मेरी आज की क्लास ख़त्म होती है, ठीक है। ये 3 या 4 जो भी आपके लेक्चर्स बने होंगे वो जब बनेंगे तो पता चलेगा। तो ये पूरा कंटेंट आप एक बार ज़रूर पढ़िए और आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी भेजिए कि वो पढ़ पाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लेवल तक ये पहुँच पाएगा ना, यूट्यूब में एक चीज़ है मैंने देखी है कि जो सब्सक्राइबर हैं जैसे वो 1000 के ऊपर होंगे तभी मैं आपको लाइव क्लासेस दे सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव क्लासेस दूँ, जिस समय मैं पढ़ाऊँ उसी समय अगर आप देख पाओगे। तो जूम वगैरह ऐप के थ्रू मैं आपके सीधे क्वेश्चन भी लेने लगूंगा, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये देखो, ये यूट्यूब वालों की कंडीशन है कि मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो आपको पता है ये सब, मुझे ये चैनल कोई प्रॉफिट के लिए नहीं करना, लेकिन ये 1000 सिर्फ इसलिए करना पड़ेगा कि मैं आपसे लाइव आके क्लासें ले पाऊँ, आपकी प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में या बच्चों में ये वीडियो जाए और ये काम हो। जैसे ही होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा तो हो कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, नहीं भी होगा तो भी हम लोग लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी आज के लिए आप इतना पढ़ लो, अगले लेक्चर जो होगा वो फिर मैं
मई को आएगा। ठीक है, थैंक यू।